हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का थर्ड सेमेस्टर का मेजर हिस्ट्री का यूनिट 2 का टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इतालवी शहर राज्यों के बारे में। वहाँ पर सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में मेनली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इतालवी शहर राज्यों से, इनका गठन कैसे हुआ। ठीक है, तो इतालवी शहर राज्य जो थे, इसकी ख़ास बात ये थी कि ये जो थे, आपको ये तो पता ही होगा, इटली जो है वो किसकी राजधानी थी उस टाइम पर। इटली रोमन एम्पायर की राजधानी थी, कैपिटल थी। ठीक है, तो इतालवी शहर राज्यों के गठन को जिस चीज़ ने संभव बनाया, उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण ये था कि इटली जो है, यानी कि जो इतालवी शहर थे, वो यूरोप से काफ़ी डिफरेंट थे। ठीक है, यूरोप के बाकी हिस्सों से इटली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस थे। इटली, क्योंकि आपको पता है इटली रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य की राजधानी रही। प्रेजेंट में भी इटली रोम की राजधानी है। ठीक है, तो वहाँ पर क्योंकि इटली काफ़ी डिफरेंट था बाकी यूरोपियन कंट्रीज से। ठीक है, इटली में जो लोग थे उनको अपनी सांस्कृतिक जो हिस्ट्री थी, मतलब कि सांस्कृतिक उनका जो इतिहास था, उससे उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार था। ठीक है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को, रोमन विरासत को उन्होंने काफ़ी संभाल कर बरकरार रखा। ठीक है, इटली काफ़ी ज़्यादा शहरी था उस टाइम पर। शहरी क्यों था? क्योंकि उसमें बहुत ही घनी आबादी वाले शहर थे, मतलब कि वहाँ की आबादी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा आबादी थी इन कंपैरिजन टू यूरोप के जो शहर थे उनसे। ठीक है, अपने आकार और प्रभाव के कारण इनमें से कई शहरों ने या तो चर्च से या पवित्र रोमन सम्राट से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का प्रयास किया। वहाँ पर क्योंकि आबादी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में थी, एंड लोग जो थे वो काफ़ी नॉलेजेबल थे, पढ़े लिखे थे। उनको अपने अधिकारों के बारे में कम्प्लीटली ये बोल सकते हैं, वो पूरी तरीके से जागरूक थे, कम्प्लीटली अवेयर थे अपने अधिकारों के बारे में। ठीक है, तो जो कुछ जो जनसंख्या थी, टोटल जनसंख्या का, टोटल पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा जो था वो तो चर्च को सपोर्ट करता था, एंड कुछ हिस्सा जो था वो रोमन सम्राट को सपोर्ट करता था। तो इससे क्या हुआ, इतालवी शहर राज्य जो थे वो दो हिस्सों में बट गए अपनी पॉपुलेशन के आधार पर। ठीक है, कुछ शहर ऐसे थे जहाँ की पॉपुलेशन चर्च के साथ थी, चर्च को फेवर करती थी। कुछ शहर ऐसे थे जहाँ की पॉपुलेशन रोमन सम्राट को फेवर करती थी। एंड सिर्फ ऐसा ही नहीं था, एक वर्ग ऐसा भी था जो ना तो चर्च को फेवर करता था, ना ही वो रोमन एम्पायर को, रोमन सम्राट को फेवर करता था। तो इस तरीके से क्या हुआ, बहुत सारे जो शहर थे इटली के, उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। उन्होंने घोषणा कर दी कि अब वो पूर्णतया स्वतंत्र होंगे। ठीक है, मतलब कि कंप्लीट उन्होंने फ्रीडम का प्रस्ताव रख दिया, रेजोल्यूशन रख दिया कि उनको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। ठीक है, अब वहाँ का आपको ये तो पता ही होगा, हर शहर का जो शासक वर्ग होता है, मतलब कि जो शासन करने वाला वर्ग है, वो ही यह तय करता है कि उसकी जो पॉपुलेशन है, शहर की जो जनसंख्या है, वो उसके प्रति वफादार है या नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ये हुआ कि क्योंकि कुछ लोग जो थे वो चर्च के फेवर में थे, कुछ लोग सम्राट के फेवर में थे, एंड वो लोग जो किसी के भी फेवर में नहीं थे, उन्होंने अपना अलग ही शहर बना लिया, वो स्वतंत्र हो गए। अब जो लोग चर्च के फेवर में थे, ठीक है, उनको क्या नाम दिया गया? उनको एक अलग नाम दिया गया। एंड जो लोग सम्राट के फेवर में थे, सम्राट का समर्थन करते थे, उनको अलग नाम दिया गया। ठीक है, जो लोग पोप के पक्ष में थे उनको गुएल्फस कहा गया। ठीक है, गुएल्फ कहा गया उनको। एंड ऐसा शहर जो मेनली पोप के समर्थन को बढ़ावा देता था, पोप को समर्थन करता था, उसका एक उदाहरण है फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस ऐसा शहर था जो किसको समर्थन देता था? पोप को। ठीक है, एंड पोप के प्रति, यानी कि चर्च के प्रति वो वफादार था, लॉयल था। इसी तरीके से ऐसा शहर जो सम्राट का समर्थन करता था, उसका एग्जाम्पल है मिलान। मिलान ऐसा शहर था जो सम्राट को समर्थन करता था। ठीक है, एंड उनको गिबेलियंस कहा गया। क्या कहा गया? गिबेलियंस। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। परिवारों की सत्ता में गिरावट आई, वैसे वैसे क्या हुआ, नए परिवारों का उदय होना शुरू हुआ। तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता कि एक ही इंसान हमेशा सत्ता में रहे।
ठीक है। तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। वहाँ का जो राजा था, जो रोमन सम्राट था, उसकी सत्ता में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो गई, जिसका फ़ायदा दूसरे शक्तिशाली वर्ग ने उठाया। ठीक है, दूसरे लोग जो थे वो सत्ता में आ गए। तो इसके बाद क्या हुआ, सम्राट या पोप जो था, दोनों के पास अब इटली का पूर्ण नियंत्रण नहीं रहा। ठीक है, आधे लोग सम्राट के फेवर में थे, आधे लोग पोप के फेवर में थे। ठीक है, इन शहरों में से अधिकांश को केवल नाम के लिए शपथ निष्ठा के साथ अपनी स्वतंत्रता बनाने के लिए छोड़ दिया। मतलब कि वहाँ के जितने भी शहर थे अब सिर्फ नाम मात्र इटली के शहर में गिने जा रहे थे। रियलिटी तो ये थी कि आधे शहर जो थे वो सम्राट के समर्थन में थे, और जो बाकी थे वो तो बस ऐसे ही सिर्फ नाम मात्र के थे। ठीक है, वो पोप के समर्थन में थे, मतलब कि वो राजा की किसी भी बात को नहीं मानते थे। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के, वो भी देख लीजिए। इटली जो थी उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, द रूलिंग क्लास ऑफ ईच सिटी वुड ऑफन डिसाइड वेयर द सिटीज़ रॉयल्टी लेड। मतलब कि रूलिंग क्लास जो थी वो डिसाइड करती थी कि उसकी सिटी में जितनी भी पॉपुलेशन है वो किसके प्रति लॉयल है। ठीक है, कुछ लोग जो फेवर करते थे एम्परर को, उनको गिबेलियस कहा गया। मिलान इसका उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल है। कुछ शहर ऐसे भी थे जो पोप को फेवर करते थे, उनको गुएल्फ कहा गया। ठीक है, फ्लोरेंस इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए, आप ये नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है इस तरीके का एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इटालियन सिटी स्टेट इटालियन प्रायद्वीप पर शहरों का एक संग्रह था। ठीक है, इटालियन सिटी स्टेट की अगर हम बात करें तो वो इटालियन पेनिनसुला पर सिचुएटेड था, मतलब कि स्थित था। एंड इटालियन प्रायद्वीप पर शहरों का जो समूह था, जो संग्रह था, उसको ही इटालियन सिटी स्टेट कहा गया, यानी कि इतालवी शहर राज्य कहा गया। ठीक है, इन्होंने पूरे मध्य युग और प्रारंभिक आधुनिक काल में प्रमुख शासक शक्तियों से स्वतंत्रता की घोषणा की। इन्होंने ये कहा कि अब हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के भी अधीन नहीं रहेंगे। ठीक है, शहरों पर बड़े पैमाने पर लोकप्रिय संप्रभुता या लोगों के शासन माध्यम से शासन किया जाता था। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर संप्रभुता थी। ठीक है, मतलब कि जो सरकार थी उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। सरकार जो थी वो पूरी इंडिपेंडेंट थी अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए। संप्रभुता तो आप जानते ही होंगे, आई एम श्योर। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके से उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कोई फ़ैसला लेने के लिए। ठीक है, वो अपने आप में स्वतंत्र है अपने आंतरिक और बाहरी निर्णयों के लिए। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स में डिसीज़न लेने के लिए जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी कंट्री उस पर दबाव नहीं बना सकती कोई भी स्पेसिफिक डिसीजन लेने के लिए। तो यही था, वहाँ पर क्या थे, संप्रभुता थे। ठीक है, इतालवी शहर राज्यों में संप्रभुता थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इतालवी शहर राज्यों की संस्कृति एंड वहाँ पर जो सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, उसके बारे में जब पूछा जाएगा तो आपको ये ज़रूर लिखना है। ठीक है, कि वहाँ पर संप्रभुता थी, लोकतंत्र भी था, वहाँ पर लोगों के शासन के माध्यम से ही शासन किया जाता था, मतलब कि लोग वोट देते थे। ठीक है, हालांकि जो चुनाव होता था उसमें सिर्फ जो धनी वर्ग थे, मतलब कि जो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, वही उसमें इंक्लूड होते थे, मतलब कि वही उसमें पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शन में। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लोकतंत्र था। ठीक है, शहर राज्य संस्कृति और नवाचार के सूक्ष्म जगत थे, खासकर इतालवी पुनर्जागरण के दौरान, और उन्होंने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहाँ की जो संस्कृति थी वो नवाचार, मतलब कि काफ़ी मॉडर्न थी। ठीक है, एंड वहाँ की जो संस्कृति थी उसने वहाँ के वाणिज्य यानी कि कॉमर्स एंड ट्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए, डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी बड़ा योगदान हम बोल सकते दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अधिकांश शहर राज्यों के भौगोलिक पृथक्करण ने इटली के प्राकृतिक परिदृश्य की सहायता से शहरों को बड़ी भू राजनीतिक शक्तियों के व्यापक प्रभाव के बिना विकसित होने की अनुमति दी। मतलब कि बहुत सारे जो शहर थे इटली के, ठीक है, वो अपने आप ही विकसित हो गए थे बिना किसी अनुमति के। ठीक है, एंड क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक संपदा जो थी वो उस टाइम पर काफ़ी थी। ठीक है,
इस प्रकार प्रत्येक शहर राज्य राजनीतिक शासन में भिन्न भिन्न थे, जिससे प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के बाकी हिस्सों के लिए एक अद्वितीय गतिशीलता पैदा हुई। ये देखिए इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए, द इटालियन सिटी स्टेट्स वर अ कलेक्शन ऑफ सिटीज़ ऑन द इटालियन पेनिनसुला। ठीक है, मतलब कि इटालियन पेनिनसुला पर इटालियन सिटी स्टेट्स जो थे वो एक ग्रुप ऑफ सिटीज़ थी जो कि इटालियन पेनिनसुला पर थे, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मेजर रूलिंग पावर थ्रू मिडल एजेस। ये मिडल एजेस टाइम पीरियड की बात की जा रही है। ठीक है, द सिटीज़ वर रूल्ड लार्जली थ्रू पॉपुलर सॉवरेनिटी ऑन द रूल ऑफ पीपल। ठीक है, सॉवरेनिटी थी वहाँ पर, संप्रभुता थी। ठीक है, एंड वहाँ पर जो वेल्थी लोग थे, वेल्थी क्लासेस जो थी सोसाइटी में, वो मेनली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, द सिटी स्टेट्स वर माइक्रोकोजम्स ऑफ कल्चर एंड इनोवेशन। वहाँ की जो सिटीज़ थी वहाँ पर कल्चर एंड इनोवेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा था। ठीक है, जिसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया वहाँ पर ट्रेड, कॉमर्स एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने में, इन्हेंस करने में। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इतालवी शहर राज्य संस्कृति और नियंत्रण के व्यक्तिगत केंद्रों की एक अद्वितीय संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो धीरे धीरे मध्य युग के माध्यम से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुए। मतलब कि इतालवी शहर राज्य जो थे वो धीरे धीरे स्वतंत्रता के प्रति उनका ध्यान जाने लगा। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जो रोमन सम्राट है उससे स्वतंत्र होकर रहेंगे। ठीक है, इस स्वतंत्रता ने उन्हें इतालवी पुनर्जागरण के रूप में ज्ञात कला, बौद्धिक जीवन के विस्फोट के दौरान धन और सांस्कृतिक स्थिति में वृद्धि करने की अनुमति दी। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा जो रेनेसां था उसकी शुरुआत भी इटली से ही हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट भी आपके लिए, आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। ठीक है, विकसित होने वाले पहले शहर राज्य नेपल्स और वेनिस थे, जिन्होंने धीरे धीरे बाइजेंटीन और पश्चिमी यूरोपीय नेताओं दोनों से स्वतंत्रता प्राप्त की। अच्छा, इटली में विकसित होने वाले पहले शहर राज्य कौन कौन से थे? नेपल्स एंड वेनिस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। पोप राज्यों के पास भी शुरू से ही शक्ति थी। उन्हें पेपिन द शॉर्ट द्वारा कैथोलिक चर्च में अग्रणी अधिकार पोप को भाग में दिया गया था। मतलब कि वहाँ पर जो पोप था उसके पास भी काफ़ी राजनीतिक शक्तियाँ थी, काफ़ी पावर थी। ठीक है, कैथोलिक चर्च का ही सबसे ज़्यादा वहाँ पर बोलबाला था। एंड वहाँ पर जो पोप थे उनको पेपिन द शॉर्ट के द्वारा कैथोलिक चर्च में अग्रणी अधिकार दिया गया उपहार स्वरूप। मतलब कि जो इटली के उस टाइम पर राजा थे उन्होंने पोप को ये अधिकार दिया कि पोप जो है वो ही सुपीरियर है, उसी के पास ये राइट होगा कि वो बाइबल को लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, बाइबल की व्याख्या करें। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पोप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर उस टाइम पर इटली के जो राजा थे उन्होंने ही बना दिया था। ठीक है, एंड उन्होंने ही कैथोलिक चर्च में अग्रणी अधिकार पोप को दिया था। ठीक है, बाद में फ्लोरेंस और मिलान वाणिज्य व्यापार के केंद्र के रूप में शामिल हो गई। यद्यपि जेनोआ इतना बड़ा नहीं था, फिर भी वेनिस की तरह व्यापक विदेशी व्यापार में लगा हुआ था। यहाँ पर इटली के शहर की कुछ खास बातें बताई हुई है, आपको पता होनी चाहिए, जो कि फ्लोरेंस और मिलान ये दोनों जो शहर थे ये वाणिज्य और व्यापार के केंद्र थे। ठीक है, जेनोआ जो था वो विदेशी व्यापार में इंगेज था, मतलब कि वो भी विदेशी व्यापार करता था। मतलब कि विदेश मतलब कि दूसरी जो कंट्रीज थी उनके साथ उनका व्यापार होता रहता था, ट्रेड होता रहता था। ठीक है, वेनिस भी। तो ये हमारा टॉपिक था। चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, द इटालियन सिटी स्टेट्स रिप्रेजेंट अ यूनिक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हब्स ऑफ कल्चर एंड कंट्रोल। तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको इसकी दे दी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, एंड जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। द फर्स्ट सिटी स्टेट टू डेवलप वर नेपल्स एंड वेनिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले जो सिटी स्टेट्स थे इटली के वो नेपल्स एंड वेनिस थे, जो कि डेवलप हुए थे उस टाइम पर। ठीक है, जिनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी बाइजेंटाइन से एंड वेस्ट यूरोपियन लीडर्स से। ठीक है, इसके अलावा द पेपल स्टेट्स ऑल्सो हैड पावर अर्ली ऑन हैविंग बीन गिफ्टेड टू द पेपेसी, द लीडिंग अथॉरिटी इन द कैथोलिक चर्च बाय पेपिन द शॉर्ट। मतलब कि पेपिन द शॉर्ट जो थे उन्होंने पोप को ये अथॉरिटी दी, ये पावर दी कि वो ही सुप्रीम होंगे कैथोलिक चर्च में। ठीक है, फ्लोरेंस एंड मिलान जॉइंट द सेंटर्स फॉर कॉमर्स एंड ट्रेडिंग। मतलब कि फ्लोरेंस एंड मिलान जो थे वो ट्रेड एंड कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे, एक्टिव थे। ठीक है, एंड जेनोआ जो था वो इंगेज था ओवरसी ट्रेड में। ठीक है, ओवरसी ट्रेड मतलब कि दूसरे देशों से व्यापार करने में। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ यहीं पर।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।